रत्नपुर की संकरी गलियों में जहां धूप भी सोने चांदी की चमक से छनकर आती थी, वहां श्रम माणिक्य नामक एक छोटी सी जौहरी की दुकान खड़ी थी। यह दुकान सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं थी, यह रत्नपाल के जीवन का दर्शन थी। रत्नपाल, जिसकी उम्र के साथ साथ उसकी ईमानदारी की चमक भी बढ़ ही थी, अपने नाम की तरह ही रत्नपुर के व्यापारिक समुदाय का एक अमूल्य रत्न थे। वह अपनी तराशी हुई नजरों से कच्चे पत्थर में भी हीरे की संभावना देख लेते थे, और यह सब उन्होंने सिर्फ कड़ी मेहनत के बल पर हासिल किया था। आज भी सुनहरी धूप जब दुकान के शीशों से होकर अंदर आ रही थी, तो रत्नपाल अपनी मेज पर झुके हुए थे। उनकी पतली उंगलियां, जो वर्षों से पत्थरों को तराशने में लगी थीं, एक पुराने फीके पड़ चुके पन्ने पर टिक गईं। यह पन्ना नहीं, बल्कि उनके पुश्तैनी गोदाम का एक मोटा मोटा खाका था। उनकी चिंता की लकीरें उनके माथे पर स्पष्ट थीं, और यह चिंता किसी नुकसान की नहीं, बल्कि उनके इकलौते बेटे आदित्य की थी। अरे बेटा, रत्नपाल ने खुद से फुसफुसाया, तू इन धूल भरी दीवारों में क्या ढूंढता फिरता है, जब असली खजाना इस दुकान की जमीन पर है। आदित्य, जो ठीक इस समय दुकान के पीछे स्थित विशाल अंधेरी कोठरी में था, अपने पिता के इस दर्शन से कोसों दूर था। आदित्य भोला राम के नए संस्करण की उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष थी। वह दुबला पतला, कल्पनाशील और अक्सर गहरी सोच में डूबा रहता था। उसे अपने पिता के काम, तराशी, व्यापार, लेन देन में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वह मानता था कि यह सब पुरानी पीढ़ी की बातें हैं। आदित्य एक पुराना जर्जर सा नक्शा लिए हुए था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। कोठरी की हवा नमी और पुराने लकड़ी के बक्सों की गंध से भरी थी। क्या फायदा इस सारी मेहनत का? आदित्य ने खुद से पूछा। हफ्ते भर काम करो और सिर्फ मामूली मुनाफा पाओ। दादाजी ने जरूर इस जगह पर कोई ऐसा राज दफन किया होगा, कोई ऐसा खजाना जो हमें रातों रात। हाँ, श्रम माणिक्य, यह नाम उसने अपने पिता की दुकान के नाम से चुराया था, लेकिन उसके लिए इसका अर्थ कुछ और ही था। आदित्य के लिए श्रम माणिक्य का अर्थ था एक ऐसा जादुई खजाना जिसके मिलते ही उसे बिना किसी श्रम के सारा सुख मिल जाएगा। रत्नपुर की कहानियां, जहां गरीबों को रातों रात जमीन के अंदर से सोने के घड़े मिल जाते थे, उसके दिमाग में गहरे बैठी थीं, जैसा कि भोला राम के साथ था। वह घंटों यह कल्पना करता था कि जब वह खजाना पाएगा तो किस तरह वह देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाएगा, और लोग उसके पास पैसे उधार लेने आएंगे। जैसा कि भोला राम ने सोचा था, वह राजाओं की तरह उन्हें ब्याज पर पैसा देगा और अमीर बनता जाएगा, भोला राम के विचारों के समान। आदित्य जब कोठरी की एक दीवार को थपथपा रहा था, तभी वहां उसकी नवविवाहित पत्नी नैना आई। नैना शर्मिला के नए संस्करण आदित्य से बिल्कुल विपरीत थी। वह कला इतिहासकार थी, लेकिन साथ ही जमीन से जुड़ी हुई और बेहद व्यावहारिक। वह आदित्य को प्यार करती थी, पर उसकी खजाने वाली सनक से परेशान थी। आदित्य, तुम फिर इस अंधेरी जगह में क्या कर रहे हो? नैना की आवाज में खींच नहीं, बल्कि गहरी चिंता थी। आदित्य तुरंत संभला और नक्शे को अपनी कमीज के नीचे छिपा लिया। कुछ नहीं नैना, बस व्यवस्था देख रहा था। शायद कोई पुरानी चीज मिल जाए जिसे बेचकर थोड़ा मुनाफा हो जाए। नैना ने माथे पर बल डालकर कहा, पुरानी चीजें तो मिलेंगी, पर उन्हें बेचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। पापा जी, रत्नपाल दिन रात सर्दी, गर्मी, बरसात में काम कर रहे हैं, और तुम 22 साल के जवान हो और सोचते हो कि कोई अदृश्य शक्ति आकर तुम्हें सब कुछ दे देगी। क्या तुम नहीं समझते कि यह दुकान ही हमारा असली खजाना है? आदित्य चिढ़ गया। तुम भी पापा जी की तरह बातें करने लगी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता? मेरे पास समय है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ जो अभी से घर की चिंता करे। नैना ने उदास होकर कहा, जिम्मेदारी की कोई उम्र नहीं होती आदित्य, और ये जो तुम्हारे शुभ चिंतक गांव वाले तुम्हें कहते हैं ना कि तुम अभी बच्चे हो, वे सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। पापा जी तुम्हें डांटते हैं क्योंकि वह तुमसे प्यार करते हैं। वह तुम्हारी डांट में तुम्हें असली मूल्य समझाते हैं, जिसे तुम नहीं देख पाते। आदित्य को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले यानी शहर के लोग ही उसके असली दोस्त हैं, जो उसे समझते हैं, जबकि उसके पिता उसे हर वक्त डांटते रहते हैं। इस वजह से कभी कभी उसके मन में अजीबोगरीब विचार भी आते थे कि कहीं वह अपने पिता का असली बेटा तो नहीं है। शायद वह उन्हें कहीं मिला हो, या वह सौतेला बेटा हो, जैसी भावनाएं भोला राम के मन में थीं। यह सोचकर उसे अपने पिता पर गुस्सा आता था। इस बहस के बाद नैना वहां से चली गई। एक हफ्ता और गुजर गया। आदित्य का आलस्य और उसका खजाना ढूंढने का जुनून बढ़ता गया। रत्नपाल ने अंततः हार मान ली। उन्हें लगा कि वह अपने बेटे को कभी नहीं सुधार पाएंगे। एक शाम वह शहर के किनारे एक प्राचीन मठ में पहुंचे, जहां गुरु वेदांत स्वामी स्वरूपानंद जी के नए अवतार ध्यान करते थे। गुरु वेदांत एक ऊंचे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी आंखें ज्ञान और शांति से भरी थीं। रत्नपाल ने रोते हुए अपना दर्द उनके सामने रखा। गुरुदेव, मेरा आदित्य
रत्नपाल की आवाज़ भर्रा उठी। वह मेरे जीवन भर की मेहनत को मिट्टी में मिला देगा। वह व्यापार नहीं सीखता, वह बस खजाने का सपना देखता है। मैं उसका क्या करूं? गुरु वेदांत ने स्नेह से रत्नपाल की पीठ थपथपाई और मुस्कुरा दिए। शांत हो जाओ रत्नपाल, बस समय की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे बेटे को खुद ठीक करूंगा। जिस दिन उसे श्रम की शक्ति का एहसास होगा, उस दिन वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। गुरु के आश्वासन से रत्नपाल को थोड़ा सुकून मिला, पर उनकी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गुरु ने उन्हें एक गुप्त निर्देश दिया जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना था। रत्नपाल को अपनी योजना पर थोड़ा अविश्वास था, पर गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह उनके हर आदेश को पत्थर की लकीर मानते थे। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले रत्नपाल ने किसी को बताए बिना श्रम माणिक्य दुकान और रत्नपुर शहर को छोड़ दिया। रत्नपाल के अचानक गायब होने की खबर रत्नपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर के सबसे सम्मानित जौहरी श्रम माणिक्य के मालिक ने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया था। हर कोई कयास लगा रहा था, क्या व्यापार में घाटा हुआ, क्या उन्हें कोई बीमारी थी। दुकान और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आदित्य को पहले तो गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसके पिता ने घर छोड़ने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ भी क्यों नहीं छोड़ा, जबकि लोग ऐसा करते हैं। वह अपने पिता को कोसने लगा, कैसी जिम्मेदारी, पिताजी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और अब यह क्या किया उन्होंने, बिना कुछ छोड़े चले गए। अब यह घर कैसे चलेगा। आदित्य गुस्से में नैना पर चिल्लाया। नैना शांत थी। उसे पता था कि रत्नपाल की अनुपस्थिति आदित्य के आलस्य को सामने लाएगी। वह जानती थी कि उसके पति को किसी बड़े झटके की जरूरत है। कुछ दिन तो आदित्य ने अपने पिता के राजकोष के बारे में सोचकर बिता दिए। उसे लगा कि पिता ने जरूर कहीं कोई गुप्त संदेश छोड़ा होगा जो उसे सीधे खजाने तक ले जाएगा। वह अंधेरी कोठरी में और गहराई से तलाशी लेता रहा, पर उसे सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और रत्नपाल द्वारा वर्षों से इस्तेमाल किए गए पुराने घिसे पिटे औजार मिले। कोई चमत्कारी खजाना नहीं। इस बीच दुकान पर काम रुक गया। कारीगर बिना वेतन के काम करने को तैयार नहीं थे। घर में रखा थोड़ा बहुत पैसा जल्द ही खत्म होने लगा। नैना, जो एक समझदार महिला थी, ने अपने कला इतिहास के छोटे मोटे काम से थोड़ी कमाई शुरू की, पर वह इस बड़े घर को चलाने के लिए नाकाफी थी। जब एक सप्ताह बाद स्थिति गंभीर हो गई तो नैना ने चुपचाप आदित्य को बताया कि वह शहर के बाहर गुरु वेदांत से मिलकर आई है। गुरु वेदांत? उनसे क्यों? आदित्य को अपने पिता की तरह अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। नैना ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम्हारे पिता जाने से पहले मुझे संकेत दे गए थे कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो गुरुदेव के पास जाना। अगले दिन आदित्य मजबूरी में नैना के साथ गुरु वेदांत के मठ पहुंचा। गुरु वेदांत शांत बैठे थे। उन्होंने आदित्य को देखा और बिना किसी भूमिका के बोले, आदित्य, तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, चिंता मत करो, वह अपना कार्य समाप्त करके जल्द ही लौटेंगे। फिर गुरु ने नैना की ओर देखा। बेटी, मुझे पता है तुम किस दुविधा में हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह सुनकर आदित्य के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में तुरंत लालच की चमक आ गई। गुरु ने सीधे आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारे पुश्तैनी गोदाम, उस अंधेरी कोठरी में तुम्हारे परिवार का श्रम माणिक्य दफन है। तुम उसे ले सकते हो अगर तुम चाहो तो। आदित्य की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका सालों पुराना सपना सच होने वाला था। वह तुरंत हाँ बोलकर कोठरी की ओर भागने लगा। रुको आदित्य, गुरु वेदांत ने अपनी शांत पर दृढ़ आवाज में उसे रोका। एक समस्या है, गुरु ने गंभीर होकर कहा। यह खजाना किसी साधारण धातु का नहीं है। यह सदियों की शुद्ध ऊर्जा से बना है। अगर तुम उस जमीन को मन की गहराई से नहीं खोदोगे तो वह सारा खजाना मिट्टी बन जाएगा। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया, पर खजाने का लालच इतना बड़ा था कि उसने अपनी निराशा को तुरंत दबा दिया। मैं पूरे मन से खोदूंगा गुरुदेव। आदित्य तुरंत घर पहुंचा। उसने अपने पिता के पुराने भारी फावड़े को उठाया जिसे रत्नपाल हमेशा इस्तेमाल करते थे। यह फावड़ा जंग खाया हुआ और भारी था, पर आदित्य ने खजाने के लालच में उसे पहली बार अपने हाथों में लिया। नैना, चलो, हमें अभी शुरू करना है। और इस तरह आदित्य, जो जीवन में कभी एक तिनका नहीं उठाता था, उस भारी फावड़े को लेकर अंधेरी कोठरी की फर्श तोड़ने लगा। उसके हाथ और कंधे 1 घंटे में ही दुखने लगे। वह हाँफने लगा, पर जब भी उसकी इच्छा शक्ति कम होती उसे गुरु वेदांत के शब्द याद आते, पूरे मन से नहीं खोदा तो मिट्टी बन जाएगा। उसने सोचा, अगर मैंने थोड़ी भी बेईमानी की तो इतना बड़ा खजाना खो दूंगा। आदित्य ने फावड़ा चलाना जारी रखा। पहले दिन उसने सिर्फ 6 गुणा 6 फीट का एक छोटा सा गड्ढा खोदा जो बहुत उथला था। उसे सिर्फ टूटे हुए ईंटें और पुरानी चिपचिपी मिट्टी मिली। रात को वह थका हारा घर लौटा। दूसरे दिन उसने और मेहनत की। वह पसीना बहा रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। इस बार जमीन और कठोर थी, लेकिन उसे कोई रत्न, कोई घड़ा, कोई सोने का सिक्का नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद उसने अभी भी पूरे मन से खुदाई नहीं की है। तीसरे दिन वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके शरीर में दर्द था। उसकी कल्पना और वास्तविकता के बीच की खाई अब स्पष्ट हो चुकी थी। वह फावड़ा फेंक कर वापस गुरु के पास भागने वाला था, पर नैना ने उसे
उसे रोका। रुको आदित्य, गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें श्रम माणिक्य मिलेगा। शायद यह और गहरा दफन है। पर एक बात बताओ, नैना ने पूछा, तुम्हारी दुकान के लिए जरूरी सामान कहाँ रखा था? वह श्रम माणिक्य कहाँ है जिसे पापा जी हर रोज तराशते थे? आदित्य ने अनमने ढंग से हाथ से इशारा किया। वह सब इसी जमीन के नीचे और दीवारों के पीछे दफन था। पुराने बक्से, कबाड़, औजार। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अपनी मेहनत को बेकार मत जाने दो। आदित्य ने फिर फावड़ा उठाया और खुदाई जारी रखी, पर अब उसका उत्साह लालच से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के एक अजीब से एहसास से आ रहा था। उसने एक बड़े हिस्से की मिट्टी पूरी तरह से हटा दी और उसे एक तरफ ढेर कर दिया। जब आदित्य रात को अत्यधिक थकावट में सोया, तब गुरु वेदांत और नैना की गुप्त योजना का अगला चरण शुरू हुआ। आदित्य उस रात गहरी दर्द भरी नींद में सोया। उसके हाथ पांव, जिन्हें जीवन में कभी इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी, अब दर्द से कराह रहे थे। लेकिन जब वह सो रहा था, तब गुरु वेदांत और नैना की योजना अपने अंतिम और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। नैना और गुरु वेदांत के कुछ समर्पित शिष्य चुपचाप अंधेरी कोठरी में पहुंचे। उन्होंने देखा कि आदित्य ने कितनी मेहनत की थी। फर्श का एक बड़ा हिस्सा खोदकर मिट्टी का ढेर एक कोने में लगा दिया गया था। गुरु वेदांत ने नैना से कहा, बेटी, इस खोदी हुई जमीन में और इसी मिट्टी के ढेर में श्रम माणिक्य के बीज बो दो। नैना समझ गई। उन्होंने तुरंत कारीगरों को बुलवाया। उन्होंने पहले उस जमीन के गड्ढे की मिट्टी को पोषण तत्वों और सही खाद से मिलाया। फिर नैना ने उस जगह पर जहां कभी रत्नपाल अपने औजार रखते थे, कुछ दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान कच्चे पत्थर और कुछ मजबूत उच्च गुणवत्ता वाले औजारों के बीज बोए, जो दिखने में साधारण थे पर उनमें अद्भुत शक्ति थी। इतना ही नहीं, आदित्य ने खुदाई के दौरान जो जंग लगे पुराने औजार, टूटी हुई कबाड़ की चीजें और बेढंगे पत्थर फेंक दिए थे, नैना ने उन्हें उठा लिया। उन्होंने उन पर कड़ी मेहनत की। उन्होंने रात भर उन पुराने औजारों को चमकाया, उन्हें धार दी और उन्हें तेल लगाया। बेढंगे पत्थरों को पॉलिश किया गया और तराशने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि वे कम से कम आकर्षक दिखें। नैना का उद्देश्य था कि जब आदित्य वापस आए तो उसे केवल मिट्टी न दिखे बल्कि अपनी मेहनत का प्रतिफल दिखे। सुबह जब आदित्य उठा तो उसके शरीर में दर्द था, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। वह अब खजाने के लालच से थोड़ा ऊपर उठ चुका था। वह अंधेरी कोठरी में गया, यह देखने के लिए कि उसने कितनी मिट्टी खोदी है। तभी उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां उसने खुदाई के दौरान मिले कबाड़ को फेंक दिया था। जंग लगा फावड़ा। अब वह फावड़ा चमक रहा था। उसकी धार तेज थी और वह इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार था। टूटे पत्थर बेतरतीब पड़े हुए पत्थरों पर पॉलिश की जा चुकी थी और वे अब अर्धकीमती रत्नों की तरह हल्के से चमक रहे थे। पुराने बक्से, उसने जिन्हें लकड़ी का कबाड़ समझकर फेंक दिया था, उनकी सफाई और मरम्मत हो चुकी थी। वे अब मजबूत थे और उनमें सामान रखा जा सकता था। यह देखकर आदित्य भौंचक्का रह गया। यह कैसे हो गया? उसने फुसफुसाया। उसने नैना की ओर देखा। क्या यह वही जादू है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था? क्या खजाना खुद को ठीक कर रहा है? नैना मुस्कुराई। जादू नहीं आदित्य, प्रयास। इसके बाद नैना ने आदित्य को एक और बड़ा आश्चर्य दिया। उन्होंने आदित्य को अपने पिता की दुकान की एक बड़ी चाबी दी। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। यह दुकान का वह हिस्सा है जहां पापा जी ग्राहकों के लिए सबसे खूबसूरत नगीने रखते थे। अब वह खाली है। हमें वहां नए रत्न रखने हैं। नैना ने उसे बताया कि खुदाई वाली जगह पर कुछ दिन पहले उन्होंने कीमती पौधे बोए थे। ये पौधे कुछ ही हफ्तों में बढ़ेंगे, पर तब तक नैना ने आदित्य को वह कबाड़ दिखाया जिसे उसने फेंक दिया था और जिसे अब चमकाकर तैयार किया गया था। आदित्य, ये वे पत्थर हैं जिन्हें तुमने पहला श्रम दिया था। अब तुम्हें दूसरा श्रम देना है, इन्हें तराशने का। ये पुराने औजार जो तुमने चमकाए अब तुम्हारी मदद करेंगे। आदित्य को अब गुरु वेदांत की बात पूरी तरह समझ में आई। वह खजाना तो यही था, वह कीमती चीज जिसे उसने तुच्छ समझकर फेंक दिया था, अब उसकी अपनी मेहनत के बल पर मूल्यवान बन चुकी थी। उसने उस दिन से कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक उन पत्थरों को तराशता। उसका सारा ध्यान अब सपने देखने पर नहीं बल्कि अपनी कला को निखारने पर था। उसने पाया कि उसे यह काम करने में एक अजीब सा आनंद आ रहा है जो खजाने की लालसा से भी ज्यादा मीठा था। कुछ ही महीनों में अंधेरी कोठरी की खुदाई वाली जगह पर बोए गए कीमती पौधों ने जड़ें जमा लीं और वे लहलहाने लगे। ये पौधे कोई साधारण पौधे नहीं थे। वे ऐसे दुर्लभ वनस्पति उत्पाद थे जो जौहरी के काम के लिए आवश्यक थे और जो रत्नपाल ने वर्षों से अपनी जमीन में छिपा कर रखे थे। जब आदित्य ने उन्हें उगाया तो उसने न केवल अपने पिता के व्यवसाय का एक गुप्त खजाना पाया बल्कि कच्चे माल के लिए एक नया और सस्ता स्रोत भी खोज लिया। आदित्य ने अपनी मेहनत और नए कच्चे माल से एक बड़ा मुनाफा कमाया।
वह अब किसी खजाने पर निर्भर नहीं था। एक दिन जब आदित्य दुकान पर पूरे मन से काम कर रहा था, तब गुरु वेदांत वहां आए। बताओ आदित्य राम, गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें खजाना मिला या नहीं? आदित्य ने पसीने से लथपथ माथा पोंछा और कृतज्ञता से गुरु के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, आपने सच कहा था, खजाना इसी मिट्टी में था। मुझे अब पता चला कि श्रम माणिक्य कोई जादुई रत्न नहीं है। यह वह फल है जो कड़ी मेहनत से उगता है और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहने देता। आदित्य अब दिन रात अपने खेत समान गोदाम में काम करता, नए तरीके और बेहतर उर्वरक सामग्री ढूंढता ताकि उसकी पैदावार, मुनाफा और अच्छी हो। वर्ष बीत गए। एक दिन आदित्य अपने गोदाम में लगे दुर्लभ पौधों की देखभाल कर रहा था, जब उसने देखा कि सड़क के किनारे से एक परिचित आकृति आ रही है। यह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता रत्नपाल था। वह अपने वादे के अनुसार 1 साल की यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे। रत्नपाल ने सोचा था कि उनका बेटा अभी भी आलस्य में डूबा होगा, लेकिन जब वह अपने घर और दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदित्य, जिसे उन्होंने कभी फावड़ा छूते नहीं देखा था, पूरी लगन से अपने काम में व्यस्त था। यह दृश्य देखकर रत्नपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खुश हुए। पिता पुत्र मिले। आदित्य, जो अब आत्मनिर्भर और परिश्रमी था, ने अपने पिता को गले लगाया और खुशी से झूम उठा। आदित्य ने अपने पिता को बताया कि कैसे गुरु वेदांत ने उसे श्रम माणिक्य का असली अर्थ सिखाया। रत्नपाल ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अब वह जानते थे कि उनका श्रम माणिक्य केवल दुकान नहीं थी, बल्कि उनका बेटा था जो कड़ी मेहनत के बल पर अपने जीवन को खुद तराशना सीख गया था। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। रत्नपाल अब निश्चिंत थे कि आदित्य अपने श्रम से केवल अपने घर का ही नहीं बल्कि पूरे रत्नपुर का भविष्य संवारेगा और एक महान जौहरी बनेगा। रत्नपाल की वापसी के बाद श्रम माणिक्य दुकान पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पिता और पुत्र दोनों मिलकर काम करते थे। रत्नपाल अब सिर्फ मार्गदर्शन करते थे और आदित्य पूरी लगन के साथ दुकान और गोदाम का काम संभालता था। आदित्य की मेहनत का फल सचमुच बहुत मीठा था। वह अपनी मेहनत से जो भी कमाता था उससे उसका आत्मसम्मान बढ़ा। उसने नए औजार खरीदे, अपने पौधों की देखभाल के लिए नए तरीके सीखे और उसका व्यापार तेजी से फलने फूलने लगा। लेकिन रत्नपुर जैसे शहर में जहाँ धन और समृद्धि बहती थी, वहाँ ईर्ष्या और लालच के साए भी गहरे होते थे। शहर में एक नया जौहरी आया था जिसका नाम था जगन। जगन, जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता था जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते थे, बहुत ही चालाक और अवसरवादी था। वह रातों रात अमीर बनने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार रहता था। उसकी दुकान त्वरित लाभ रत्नपाल की पारंपरिक दुकान के बिल्कुल सामने थी। जगन ने देखा कि आदित्य ने अचानक अपने पुश्तैनी गोदाम से दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति शुरू कर दी है, जिससे उसके रत्नों की गुणवत्ता बहुत ऊंची हो गई है। जगन को विश्वास हो गया कि आदित्य को जरूर कोई गुप्त खजाना मिला है जिसके बारे में गुरु वेदांत ने बताया था। जरूर वह मूर्ख आदित्य खजाने का कुछ हिस्सा जमीन में छोड़ गया होगा, जगन ने सोचा, और वह खजाना मेरा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत से नहीं बल्कि चतुराई से अमीर बना जाता है। जगन ने चुपके से आदित्य के एक अविश्वसनीय कारीगर को भारी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। उस कारीगर ने जगन को आदित्य के काम करने के कुछ गुप्त तरीके और उसके कच्चे माल के स्रोत के बारे में जानकारी दी। जगन ने उस जानकारी का उपयोग करके बाजार में आदित्य के सबसे लोकप्रिय रत्न की नकल सस्ते दामों पर बेचनी शुरू कर दी। उसने अपनी मार्केटिंग में शोर मचाया कि उसका रत्न जल्दी और बिना श्रम के तैयार किया गया है, जिससे यह सस्ता है। रत्नपुर के कई लोग जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते थे, तुरंत जगन की ओर आकर्षित हुए। मुनाफे में कमी। आदित्य के मुनाफे में अचानक भारी गिरावट आ गई। बाजार में बदनामी। कुछ ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि आदित्य के रत्न अब महंगे लग रहे हैं, क्योंकि बाजार में वैसी ही चमक वाली चीजें आधे दाम पर मिल रही हैं। आदित्य हताश हो गया। पापा जी, ये क्या हो रहा है? मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम सफल क्यों नहीं हो रहा? रत्नपाल ने शांत होकर कहा, याद रखना बेटा, श्रम माणिक्य सिर्फ खुद की मेहनत नहीं है, ये बाजार की हर मुश्किल में डटे रहने का साहस भी सिखाता है। नैना ने स्थिति संभाली। वह एक कला इतिहासकार थी और पत्थरों की शुद्धता को बखूबी पहचानती थी। आदित्य, नैना ने समझाया, जगन सिर्फ नकल बेच रहा है, उसके रत्नों में शुद्धता नहीं है, वह चमक सिर्फ ऊपरी है। हमें बाजार को यह सिखाना होगा कि कठिन परिश्रम ही जीवन का वास्तविक मूल्य समझाता है। आदित्य एक बार फिर गुरु वेदांत के पास गया। उसने पूछा कि जब वह इतनी मेहनत कर रहा है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु वेदांत ने एक पहेली सुनाई। जिस तरह खेत में खरपतवार उगाते हैं, उसी तरह व्यापार में लालच और बेईमानी की खरपतवार भी उगाती है। तुम्हारा पहला श्रम मिट्टी को तैयार करना था, तुम्हारा दूसरा श्रम खेत को साफ रखना है। गुरु की बात सुनकर आदित्य को प्रेरणा मिली। उसने नवाचार को अपना दूसरा श्रम बनाया। शुद्धता का प्रमाण पत्र। उसने हर रत्न के साथ एक श्रम माणिक्य प्रमाण पत्र देना शुरू किया, जिसमें पत्थर के स्रोत, उसे तराशने में लगे समय और उसकी अद्वितीय शुद्धता का विवरण होता था। गुणवत्ता पर ध्यान। उसने कच्चे माल, पौधों के स्रोत पर और ज्यादा मेहनत की, जिससे उसके रत्नों की दीर्घायु और चमक जगन के रत्नों से कहीं ज्यादा हो गई।
ईमानदारी का प्रचार। उसने ग्राहकों से सीधे बात की। उसने बताया कि वह शॉर्टकट नहीं अपनाता बल्कि प्रयास में विश्वास रखता है। धीरे धीरे लोग जगन की सस्ती नकल से निराश होने लगे। उनकी चमक फीकी पड़ने लगी और उनका मूल्य गिर गया। लोगों ने समझा कि जो मेहनत से नहीं मिलता वह टिकाऊ नहीं होता। आदित्य की ईमानदारी और गुणवत्ता एक बार फिर चमकने लगी। उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। जगन अपने शॉर्टकट विफल होने से हताश होकर अब आदित्य से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका अगला कदम था आदित्य के असली खजाने यानी उसके गोदाम पर कब्जा करना। जगन वह अवसरवादी जौहरी जो शॉर्टकट अपनाता था आदित्य की बढ़ती सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका सस्ता माल वापस आ रहा था और उसका त्वरित लाभ का दर्शन बाजार में फीका पड़ रहा था। जगन को पता था कि आदित्य की असली ताकत उसके कच्चे माल का स्रोत है, यानी वह दुर्लभ वनस्पति उत्पाद और पत्थर जो वह अंधेरी कोठरी की जमीन से उगाता था। जगन ने तय किया कि अगर वह आदित्य के श्रम की भूमि को ही छीन ले तो आदित्य का व्यापार खत्म हो जाएगा। जगन ने एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी से साठगांठ की और एक झूठा कानूनी दस्तावेज तैयार करवाया। उस दस्तावेज में यह दिखाया गया था कि अंधेरी कोठरी की जमीन जो पुश्तैनी रूप से रत्नपाल के परिवार के पास थी वास्तव में कई दशक पहले ही नगर निगम की संपत्ति बन चुकी है और अब इसे व्यावसायिक विकास के लिए नीलाम किया जा रहा है। एक दिन जब आदित्य और रत्नपाल दुकान पर काम कर रहे थे, जगन एक सरकारी नोटिस लेकर आया। जल्दी करो आदित्य, यह जगह अब मेरी है। जगन हंसते हुए बोला, तुम्हारी वह जादुई जमीन, तुम्हारा श्रम माणिक्य का स्रोत अब नीलाम हो रहा है और मैंने उसे सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है। आदित्य और रत्नपाल हतप्रभ रह गए। रत्नपाल ने तुरंत उस दस्तावेज को चुनौती देने की कोशिश की पर कागजात जगन के पक्ष में थे। उन्हें एक सप्ताह का नोटिस दिया गया था कि वे जमीन खाली कर दें, अन्यथा पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा। आदित्य हताश होकर गुरु वेदांत के मठ गया। गुरुदेव, अब क्या करूं? मैंने कड़ी मेहनत की, मैंने ईमानदारी रखी, मैंने नवाचार किया, पर लालच और बेईमानी जीत रही है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। गुरु वेदांत ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी। याद रखना आदित्य, गुरु ने कहा, तुमने अभी तक श्रम माणिक्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा है। यह सिर्फ अपने लिए मेहनत करना नहीं है, ये अपने मूल्यों के लिए लड़ना है। आदित्य वापस लौटा और नैना से मिला। नैना ने उसे शांत किया। जगन कागजात पर जीत सकता है आदित्य, लेकिन वह सच्चाई पर नहीं जीत सकता। नैना ने दृढ़ता से कहा। नैना एक कला इतिहासकार और व्यावहारिक महिला होने के नाते ने तुरंत प्राचीन संपत्ति रिकॉर्ड और पुश्तैनी कागजात खंगालना शुरू किया। उसी समय आदित्य ने पूरे रत्नपुर के सामने अपनी बात रखी। उसने उन्हें बताया कि कैसे जगन ने उसे सस्ते माल से बेईमानी से हराने की कोशिश की और अब कैसे वह उसकी मेहनत की जमीन छीन रहा है। इस बार रत्नपुर के लोग जो आदित्य की ईमानदारी और शुद्धता से परिचित हो चुके थे उसके साथ खड़े हुए। वे नहीं चाहते थे कि एक लालची आदमी बाजार के मूल्यों को भ्रष्ट करे। कारीगरों का समर्थन। आदित्य के सभी कारीगरों ने जगन के खिलाफ आवाज उठाई। ग्राहकों का विरोध। जो ग्राहक आदित्य की शुद्धता का प्रमाण पत्र देखकर माल खरीदते थे उन्होंने नगर निगम में विरोध दर्ज कराया। नैना ने अथक परिश्रम से काम करते हुए रत्नपाल के दादाजी के समय का एक मूल दस्तावेज खोज निकाला जिसमें स्पष्ट रूप से अंधेरी कोठरी की जमीन को हमेशा के लिए परिवार की संपत्ति बताया गया था और यह भी लिखा था कि इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण जो जगन करना चाहता था निषिद्ध है, क्योंकि यह भूमि पवित्र श्रम के लिए संरक्षित है। यह दस्तावेज और लोगों के व्यापक विरोध के कारण भ्रष्ट अधिकारी और जगन का षड्यंत्र विफल हो गया। अदालत को जगन के झूठे कागजात को खारिज करना पड़ा। जगन को शहर छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि अब उसे बेईमानी का जौहरी कहकर पुकारा जाता था। आदित्य, रत्नपाल और नैना अंधेरी कोठरी में खड़े थे जो अब फिर से सुरक्षित थी। आदित्य ने गहरी सांस ली। गुरुदेव सही थे, आदित्य ने कहा। खजाना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं था, यह मेरे भीतर था। मेरी मेहनत ही मेरा खजाना थी और मेरे मूल्यों के लिए लड़ना मेरी सबसे बड़ी जीत। रत्नपाल ने अपने बेटे को गले लगाया। हाँ बेटा, श्रम माणिक्य का असली मूल्य यही है। यह वह शक्ति है जो आदमी को ईमानदार, आत्मनिर्भर और निडर बनाती है। रत्नपाल ने नैना की ओर देखा। नैना ने तुम्हें श्रम की भूमि को बचाना सिखाया जो हमारे मूल्यों की नींव है। अब मैं निश्चिंत हूँ कि तुम न केवल एक महान जौहरी बनोगे बल्कि मेहनत और ईमानदारी के एक ऐसे मंदिर का निर्माण करोगे जिसकी नींव कभी नहीं हिलेगी। आदित्य ने हंसते हुए अपने फावड़े को उठाया जो अब एक पुराना औजार नहीं बल्कि उसके जीवन के श्रम का प्रतीक था। उसने उस जमीन की ओर देखा जहाँ उसके दुर्लभ पौधे लहलहा रहे थे। आदित्य की कहानी रत्नपुर के इतिहास में दर्ज हो गई। वह अब सिर्फ अमीर नहीं था, वह मूल्यों का प्रतीक था। उसने समझा कि रातों रात अमीर बनने की लालसा सिर्फ एक भ्रम है, जबकि कड़ी मेहनत भले ही धीरे चले अंततः सबसे बड़ा और सबसे सच्चा खजाना देती है। वह अपने परिवार और समुदाय के लिए श्रम माणिक्य बन गया, वह अमूल्य रत्न जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।